नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए कई दिलचस्प स्रोत हैं। हम भारत की कुछ अहम गतिविधियों पर गहराई से नजर डालें। आइए जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। तो पहली खबर रक्षा क्षेत्र से है। सुनने में आ रहा है, मतलब सूत्रों से पुष्टि हुई है, कि भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की और यूनिट्स के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए की डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में किया जा रहा है। ये क्या है और इस डील का क्या महत्व है? यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस डील की बातचीत में तेजी आना, खासकर ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है उसके बाद, ये दिखाता है कि भारत अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को, मतलब एयर डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है। ये सिर्फ मौजूदा S-400 फ्लीट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक तरह की लेयर्ड, मतलब कई परतों वाली एयर डिफेंस शील्ड बनाने की तरफ एक कदम है। S-400 अपनी लंबी रेंज और अलग-अलग तरह के हवाई खतरों जैसे विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इनको एक साथ ट्रैक करके खत्म करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तो और सिस्टम मिलने से कवरेज का दायरा बढ़ेगा और जो हमारे जरूरी ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा और पक्की होगी। और हाँ, ये रूस के साथ भारत के गहरे और स्थायी रक्षा संबंधों का भी प्रतीक है, खासकर ऐसे समय में जब रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव काफी है। सही कहा। ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्ता को कितना महत्व देता है। ये रणनीतिक स्वायत्ता वाली बात वाकई अहम है, खासकर जब हम दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। एक तरफ रूस से ये डील है, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और भारत अमेरिका दोस्ती को काफी मजबूत बताया। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। हाँ, और ये भारत की विदेश नीति की, आप कह सकती हैं, जटिलता और परिपक्वता को दिखाता है। एक ही समय में रूस के साथ इतनी बड़ी रक्षा डील करना और अमेरिका के साथ बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी निभाना, ये आसान नहीं है। बिल्कुल। व्हाइट हाउस में दिवाली का कार्यक्रम और भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ, ये सिर्फ एक औपचारिक चीज नहीं है। ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद और अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत के महत्व को स्वीकार करने का संकेत भी है। ये दिखाता है कि भारत के संबंध कितने बहुआयामी हैं। और इसी बहुआयामी नजरिए का एक और उदाहरण शायद आसियान के साथ जुड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं जी, और मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है। मतलब भारत पूरब की ओर भी लगातार सक्रिय दिख रहा है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, ये साफ तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और जो व्यापक इंडो पैसिफिक विजन है उसका हिस्सा है। भारत समझता है कि दक्षिण पूर्व एशिया उसकी आर्थिक तरक्की और सुरक्षा दोनों के लिए कितना जरूरी है। आसियान देशों के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, इन सब पर सहयोग बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है। मलेशिया के साथ बातचीत भी इसी कड़ी में देखी जानी चाहिए। तो अमेरिका, रूस और आसियान, इन तीनों के साथ अलग अलग लेवल पर और अलग अलग हितों के साथ एक्टिवली जुड़ना, यही आज की भारतीय कूटनीति की पहचान है। सही। इसे मल्टी अलाइनमेंट या बहु संरेखन कह सकते हैं। मतलब किसी एक गुट में बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग अलग शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध बनाना। ये संतुलन साधना आज के बदलते ग्लोबल समीकरणों में भारत के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। ये संतुलन वाकई दिलचस्प है। चलिए अब जरा तकनीक की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण नियम और विकास हो रहे हैं। सरकार एक नया IT नियम लाने पर विचार कर रही है। अच्छा। हाँ, जिसके तहत YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें ये साफ करना होगा कि उनका कंटेंट AI या किसी और सिंथेटिक तकनीक से बना है या नहीं। मतलब उसे टैग करना या डिस्क्लोज करना जरूरी होगा। जी हाँ, ये आज के डिजिटल युग में एक बेहद जरूरी और बिल्कुल सही समय पर उठाया गया कदम है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर जेनरेटिव AI और डीप फेक तकनीक बढ़ रही है, उसने जानकारी की प्रामाणिकता पर, मतलब ऑथेंटिसिटी पर, गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही बात है। कई बार तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हम जो देख या सुन रहे हैं वो असली है या AI ने बनाया है। तो इस नियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्पेस में पारदर्शिता लाना है और जो उपभोक्ता हैं उनको सूचित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्शक या पाठक जान पाएंगे कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं वो इंसान ने बनाया है या मशीन ने। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि जनता का भरोसा बना रहे और गलत सूचनाएं यानी मिसइन्फॉर्मेशन और दुष्प्रचार यानी डिसइन्फॉर्मेशन, इनके फैलाव को रोका जा सके।
जब क्रिएटर्स को ये बताना होगा कि कंटेंट एआई जनित है, तो दर्शक उसे उसी नजरिए से देखेंगे। ये खास तौर पर समाचार, राजनीतिक टिप्पणी या ऐसे कंटेंट के लिए जरूरी है जो लोगों की राय को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इससे क्रिएटिविटी पर कोई असर पड़ेगा कलाकारों के लिए, और उसे लागू करना कितना प्रैक्टिकल होगा, खासकर छोटे इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए? इससे एक अहम सवाल जरूर उठता है कि इस नियम को असरदार तरीके से लागू कैसे किया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को इसके लिए साफ तकनीकी समाधान और गाइडलाइंस बनानी होंगी, क्रिएटर्स को भी जागरूक और शायद ट्रेन करना होगा। रही बात रचनात्मकता की, तो कुछ चिंताएं हो सकती हैं कि क्या ये कलाकारों या सटायरस के लिए कोई बाधा बनेगा, लेकिन शायद इरादा कलात्मक अभिव्यक्ति को रोकना नहीं है, बल्कि धोखेबाजी को रोकना है। अच्छा, तो एक संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की सटीकता के बीच। देखना होगा कि नियम का फाइनल रूप क्या होता है और जमीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। क्या छोटे क्रिएटर्स पर नियम मानने का बोझ ज्यादा होगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। ये तो रेगुलेशन की बात हुई। तकनीक में एक और बड़ी खबर है जो काफी पॉजिटिव और उत्साह बढ़ाने वाली है, इसरो से। जी, भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सफल रहा है। श्रीहरिकोटा में एयर ड्रॉप पैराशूट टेस्ट कामयाब रहा है। ये वाकई एक शानदार खबर है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसकी सफलता देश की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक होगी। बिल्कुल। और देखिए, पैराशूट सिस्टम किसी भी मानव मिशन का सबसे जरूरी सुरक्षा उपकरणों में से एक होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित वापस लाने के लिए पैराशूट का सही ढंग से खुलना और काम करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस एयरड्रॉप टेस्ट की सफलता ये दिखाती है कि मिशन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मानव मिशन भेजना ये रोबोटिक मिशनों से किस तरह अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, मानव मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं है, ये अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहने और काम करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। मानव अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो जटिल प्रयोग कर सकते हैं, अचानक आई स्थितियों में निर्णय ले सकते हैं और ऐसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जो रोबोट नहीं कर सकते हैं। भविष्य में ये अंतरिक्ष में संसाधनों का उपयोग, दूसरे ग्रहों की यात्राओं की तैयारी और ब्रह्मांड की गहरी समझ विकसित करने की नींव रखता है। गगनयान की सफलता न केवल भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करेगी, बल्कि ये साइंस और इंजीनियरिंग में युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित भी करेगी। निश्चित रूप से ये गर्व का क्षण है और भविष्य के लिए आशा जगाता है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए एक बड़ी पहल कर रही है। जी, उन्हें ड्रोन और दूसरे आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। स्मार्ट खेती और फसलों की सुरक्षा पर खास ध्यान है। ये कृषि के आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। भारतीय कृषि खासकर छोटे और सीमांत किसानों के स्तर पर अभी भी काफी हद तक पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है। हाँ, ये तो है। ड्रोन जैसी तकनीकें इसमें क्रांति ला सकती हैं। सोचिए, एक किसान ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने खेत का मिनटों में सर्वे कर सकता है। ये पता लगा सकता है कि किस हिस्से में सिंचाई की जरूरत है, कहाँ कीटों का प्रकोप है या मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। और सब्सिडी से ये तकनीक शायद छोटे किसानों की पहुंच में भी आ सकेगी। हाँ, सब्सिडी का उद्देश्य यही है। और देखिए, ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए ही नहीं, बल्कि कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रिसिजन स्प्रेइंग जिसे कहते हैं। अच्छा। इससे न केवल दवा और खाद की बर्बादी रोकेगी, बल्कि किसान का समय और मेहनत भी बचेगी। साथ ही छिड़काव के दौरान किसानों को हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से भी बचाया जा सकेगा। और जो दूसरे आधुनिक उपकरण हैं, जैसे सेंसर आधारित सिंचाई सिस्टम, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले ऐप्स या फसल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर स्मार्ट फार्मिंग को संभव बनाते हैं। इसका सीधा असर फसल की पैदावार बढ़ने और लागत कम होने के रूप में दिख सकता है, जिससे आखिरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। ये भविष्य की खेती की ओर एक कदम है। तकनीक का खेती को इस तरह बदलते देखना वाकई दिलचस्प है। चलिए, अब अंत में एक खबर कानून व्यवस्था के क्षेत्र से लेते हैं। दिल्ली और बिहार पुलिस ने एक सफल जॉइंट ऑपरेशन किया है। जी। दिल्ली के रोहिणी इलाके सेक्टर 24 में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें रंजन पाठक गैंग के 4 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया है।
बताया जा रहा है कि इन अपराधियों पर हत्या, रंगदारी, डकैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। ये घटना संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने में इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन यानी राज्यों की पुलिस के आपसी तालमेल के महत्व को उजागर करती है। अक्सर बड़े आपराधिक गिरोह एक राज्य में अपराध करके पड़ोसी राज्यों में छिप जाते हैं। हाँ, ये होता है। जिससे स्थानीय पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रंजन पाठक गैंग का मामला भी शायद ऐसा ही था, जब दिल्ली और बिहार पुलिस ने मिलकर खुफिया जानकारी साझा की और एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत कार्रवाई की, तभी इन अपराधियों को घेरना मुमकिन हो पाया। इस तरह के ऑपरेशन का अपराधियों और समाज पर क्या असर पड़ता है? ऐसी सफल कार्रवाइयां कई स्तरों पर महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो ये सक्रिय अपराधियों को निष्क्रिय करती है, जिससे समाज को फौरी राहत मिलती है। दूसरा, ये दूसरे आपराधिक गिरोहों को एक कड़ा संदेश भेजती है कि कानून की पकड़ से बचना मुश्किल है, चाहे वे कहीं भी छिप जाएं। सही। तीसरा, ये पुलिस बल का मनोबल बढ़ाती है और अलग-अलग राज्यों की पुलिस इकाइयों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करती है। हाँ, और चौथा, ये आम जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। बेशक। मुठभेड़ों को लेकर कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकारों के सवाल हमेशा बने रहते हैं, जिनका पालन किया जाना जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रभावी पुलिसिंग और इंटर एजेंसी सहयोग अनिवार्य है। समझ गया। तो आज हमने भारत से जुड़ी कई अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर डाली। तो ये था टर्बो टाइम्स प्लस के आज के संस्करण से कुछ प्रमुख खबरों का हमारा विश्लेषण। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।